बेटा अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि फर्टिलिटी पीरियड मींस, फर्टिलिटी पीरियड का मतलब क्या है, द फर्टिलिटी पीरियड इन ह्यूमन फीमेल्स बिगिन एट प्यूबरिटी अबाउट 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। यानी फीमेल्स में 10 to 12 ईयर्स की एज में जब वो प्यूबरिटी को अटेंड करती हैं तो वहां पे स्टार्ट हो जाता है उनका फर्टिलिटी पीरियड। ठीक है, एट प्यूबरिटी ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग ओवम। प्यूबरिटी के समय पे होता क्या है कि जो ओवरीज हैं वो ओवम को रिलीज करना शुरू कर देती हैं और इसी ओवम को हम फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारे फीमेल बॉडीज के अंदर क्या होता है, 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो 2 ओवरीज हैं डू नॉट रिलीज ओवम एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं होता है कि दोनों ओवरीज एक ही समय पे ओवम को रिलीज करती हैं, नहीं, they alternately release ova one after another। होता क्या है कि दोनों ही जो ओवरीज हैं उनमें अल्टरनेट तरीके से ओवा रिलीज किया जाता है, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, the interval between the release of ova is about 28 to 30 days। यानी अगर हमारी बॉडी में 2 ओवरीज हैं तो दोनों ओवरीज से क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट तरीके से। यानी अगर मंथ की बात करें, जैन में अगर ओवरी फर्स्ट से ओवम रिलीज हुआ है तो फेब में नेक्स्ट ओवरी 2 से ओवम रिलीज होता है। ठीक है, और फिर मार्च में आपके फर्स्ट से अगेन रिलीज होता है ओवम। तो इसमें हमने देखा कि जो ओवम रिलीज हो रहा है वो ऑल्टरनेट हो रहा है मंथ वाइज। ठीक है, सेकेंड की फर्स्ट ओवम के रिलीज होने और सेकेंड ओवम के रिलीज होने के बीच का जो टाइम है, जो गैप इसमें पड़ता है, उस गैप को हम 28 to 30 डेज का मानते हैं। यानी 28 to 30 डेज के गैप के बाद सेकेंड ओवम आपका सेकेंड ऑल्टरनेट ओवरी से क्या होगा, रिलीज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि इफ ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी ऑन 1 अक्टूबर को लेफ्ट ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है, देन द नेक्स्ट ओवम मे बी रिलीज फ्रॉम द राइट ओवरी अराउंड 28 to 30 अक्टूबर। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया है कि ओवम किस तरीके से रिलीज होते हैं, ओवरी से। अब जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि 1 ओवम इज रिलीज्ड इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमेशा सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। ठीक है, 1 ओवम इज रिलीज्ड इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही फीमेल गैमेट मींस 1 ओवम ही रिलीज होता है। बेटा पढ़ते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन। क्या कह रहे हैं कि हमारे जो ये ओव्यूलेशन जो प्रोसेस है ये हमारे ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड से भी कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे ब्रेन में है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सबसे पहले ये ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है एफएसएच और एलएच हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, क्योंकि जो एलएच और एफएसएच है इन्हें हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स भी कहते हैं और यही ओव्यूलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस अपने सिक्रेशन से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है तो वो रिलीज करती है 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को जिन्हें हम कहते हैं एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरी के अंदर प्रेजेंट ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट यानी डेवलप करता है। दूसरा जो एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को। यानी जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो अब मैच्योर होने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ओवम इनसे बाहर निकल जाए, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इस ओव्यूलेशन के लिए एलएच हार्मोन्स जो होता है वो ट्रिगर करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को। ठीक है, एंड देन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स क्या हैं, यही एफएसएच और एलएच हार्मोन्स को हम गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल द ओवेरीज एंड अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि ये एफएसएच और एलएच जो हार्मोन्स हैं ये हमारे ओवेरीज के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं और इसके साथ साथ ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शन को भी कंट्रोल करती हैं। तो ये होता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल्स। बेटा अब समझ लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को उसके फेजेस के अकॉर्डिंगली किस तरीके से ये वर्क हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पहले ही बता दिया था कि क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसको कुछ फेजेस में कन्वर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो फेज आता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन
पीरियड क्या है ये, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो डे 1 से 5th डे तक हम इसमें काउंट करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है, टाइम है, ये तभी होगा जब वहां पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमें मेंस्ट्रुएशन फेज को देखना पड़ता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि द थिकेंड इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस मींस, जिसे हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, ब्रेक डाउन। होता क्या है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर जो यूटेरस है, यूटेरस को बेटा समझेंगे कि यूटेरस की 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है। ये जो आप सिंपल यूटेरस बनाते हैं कि यहाँ पे ओवेरी है, ये ओवेरी डक्ट्स हैं दोनों साइड में, ये ओवेरी है, ओवेरी डक्ट है, और ये दोनों ही क्या बना रही है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है यूटेरस से, ठीक है। तो ये क्या बना लेती है, ये जो यूटेरस है इससे ये दोनों ओवेरी कनेक्ट है। अब ये जो हमारी यूट्रस की हमने जो वॉल्स बनाई है, ये 3 डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है। ये देखो, ये 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं जो सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है, ये वाली जो वॉल है, ये क्या है, ये है आपकी एंडोमेट्रियम। क्या है ये वॉल, एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इसी लेयर पर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम के पास स्पर्म नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में ओवम जब रिलीज होगा तो सारे जो चेंजेस आएंगे वो इसमें आएंगे। किस में आएंगे, एंड्रोमेट्रियम जो वॉल होती है उस पे आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे वो बताया गया है कि थिक एंड इनर लाइनिंग ऑफ द, जो सबसे मोटी है, सबसे थिक जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, एंड्रोमेट्रियम होती है, ठीक है, ऑफ द यूटेरस। ब्रेक डाउन कैसी हो जाती है, ये जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जब ये ब्रेक होगी तो इसके अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स होते हैं बेटा वो भी ब्रेक हो जाती हैं एंडोमेट्रियम की वॉल में। प्लस इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं। जिसकी वजह से जब ब्लड वेसल्स ही ब्रेक हो जाएंगी तो ब्लड कहां फ्लो करेगा, आउटसाइड ऑफ द वेसल्स, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि द डीजेनरेटेड यूटेराइन टिश्यू एंड ब्लड मूव्स आउट थ्रू द वेजाइना। तो जब ये वॉल्स फट जाती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, साथ में ब्लड वेसल्स भी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इनसे जो डीजेनरेट या डिग्रेड हुआ है टिश्यू, वो टिश्यू और ब्लड, ठीक है, वो सब कहाँ पास हो जाता है, वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। दिस ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड, और इसी ब्लीडिंग को ही हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज, जिसे हमने कहा मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और डे काउंट हुए थे इसमें 1st डे to 5th डे। अब हम बात करते हैं सेकेंड की रोल ऑफ हार्मोन्स एंड ओवेरियन चेंज। इस पूरी जो कंडीशंस यहाँ पे हुई हैं, इसके पीछे क्या किसी हार्मोन्स का जो है वो रोल प्ले होता है, बिल्कुल। तो रोल ऑफ हार्मोन्स एंड ओवेरियन चेंजेस क्या है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH जिसे कहते हैं, ये सीक्रेट हुआ था बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने जब ये निकाला, उससे पहले ये कब स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कब निकला, जब आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज हुए। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिलीज करता है, फिर वो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड अब क्या करे, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करे। अब ये क्या करेगा, नाम से ही देखो क्या लिखा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, यानी जो फॉलिकल, ये वो हार्मोन्स है जो ओवेरीज में प्रेजेंट फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, यानी उनको मैच्योर करेगा, ठीक है। तो सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी oocytes इन द प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स। हमारी ओवेरीज के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही प्रेजेंट होती है क्या, हमारी प्राइमरी oocytes। जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड FSH हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं प्राइमरी oocytes को मैच्योर करती हैं ताकि वो ओवम को रिलीज कर सके। तो ये मैच्योर हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स में, ठीक है। इसके बाद जब आपके पिट्यूटरी ने FSH को रिलीज कर दिया, आपके ओवेरीज के अंदर चेंजेस आ चुके हैं कि वहां पे प्रेजेंट प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो चुकी है, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तब आपकी स्टार्ट हो जाती है सेकेंड, एस्ट्रोजन हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होगा, सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकेंड फेज होती है, इसमें डे काउंट होते हैं 1st to 14th डे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चेंजेस इसमें हमें देखने को मिलते हैं।
अभी सेकेंड फेज जिसे आपने कहा प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें क्या हो रहा है कि द डेवलपिंग फॉलिकल्स यानी एफएसएच हार्मोन्स के निकलने के बाद जो फॉलिकल्स आपकी किसमें कन्वर्ट हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल से किसमें कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे oocytes से प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रही हैं। तो जो कन्वर्ट हो रही हैं या जो ग्रो कर रही हैं, डेवलप हो रही हैं, वो क्या करेंगी, वो अब रिलीज करेंगी एस्ट्रोजन हार्मोन्स को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होगा। और बेटा जितना ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होगा वो रैप्चर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे ये जो ओवेरियंस जो डेवलप हो रही हैं इनसे ओव्यूल का बाहर निकलना, ओव्यूलेशन होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच निकाला, एफएसएच ने जाके फॉलिकल्स को डेवलप किया और डेवलपिंग फॉलिकल्स ने रिलीज कर दिया एस्ट्रोजन हार्मोन्स को। क्या फायदा है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का, क्या रोल प्ले ये करता है, तो दिस हार्मोन्स हेल्प्स, क्या क्या करेगा, रिपेयर टू द यूटेरस लाइनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। ये डेवलपिंग और मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यूजुअली ओनली वन फॉलिकल मैच्योर एट अ टाइम, एक समय पे सिर्फ एक ही फॉलिकल्स आपकी मैच्योर होती हैं और ओव्यूलेशन करती है। सेकेंड फेज में देखेंगे कि किस तरीके से ओव्यूलेशन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट फेज के बारे में, जो कि क्या है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन डे 14 को बोला जाता है। क्या हो रहा है इसमें कि एस्ट्रोजन बिल्डअप द कॉजेज द ओवेरी टू रिलीज अ मैच्योर ओवम। अब एस्ट्रोजन के रिलीज होने से यहाँ पे अब ओवेरियन कैपेबल हो जाते हैं कि वो एक मैच्योर ओवम को क्या करे, रिलीज करे। द ओवम एंटर द फैलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले एक मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, एंड दिस रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। एक ओवेरी के अंदर मैच्योर फॉलिकल से ओवम का रिलीज हो जाना, मैच्योर ओवम का रिलीज हो जाना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं रोल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। जैसे ये जो इसे हम मतलब प्रोजेस्टेरोन के रिलीज होने से क्या स्टार्ट हो जाती है, आपकी सिक्रेटरी फेज जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये काउंट होते हैं बेटा आपके डे 15 टू डे 28। ओके, जिसे हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, मेनली आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सब रिलीज होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का क्या रोल है जानते हैं कि आफ्टर ओव्यूलेशन, जब एक ओवेरी से ओवेरियन मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल से एक मैच्योर ओवम रिलीज हो जाता है, तो इसके बाद यानी ओव्यूलेशन के बाद अनदर हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज्ड। ओव्यूलेशन के बाद अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है फ्रॉम द ओवेरी। ओवेरी के ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सब रिलीज होता है, एंड दिस हार्मोन्स मेंटेन थिक यूटेराइन लाइनिंग। जो यूटेराइन की जो वॉल थी जैसी थी वो उसको वैसे ही क्या करता है, लाइनिंग को उसकी जो थिकनिंग है लाइनिंग की, यूटेरस लाइनिंग की, उसको मेंटेन करता है। एंड जो ग्लैंडुलर एक्टिविटीज इन द यूटेरस एंड वेजाइना में होती हैं, जितनी भी ग्लैंड से ग्लैंडुलर एक्टिविटीज होती हैं, प्रोजेस्टेरोन के रिलीज होने से वो क्या रहती है, वो मेंटेन रखी जाती हैं। ठीक है, जब भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है तो उससे चेंजेस हमें ये भी देखने को मिलता है कि इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, राइज इन बॉडी टेम्परेचर, कि इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन कॉजेज अ स्लाइटली इंक्रीज इन द फीमेल बॉडी टेम्परेचर। जब भी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होगा तो वहां पे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी राइज होता है, एंड फीवर लाइक हमें फील होने लग जाता है कि कुछ फीवर है या कुछ हम गर्म से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? ड्यू टू द रिलीजिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। चलो ठीक है, समझ लिया कि ओव्यूलेशन हो गया, ओवम बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन वहां पे होता है तो क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड एग मूव्स टू द फैलोपियन ट्यूब। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम अभी आपके फैलोपियन ट्यूब में है, ठीक है, तो वहां पे स्पर्म्स आएगा और दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसी फैलोपियन ट्यूब्स में, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ओवेरीज हैं यहाँ पे ये ओवी डक्ट से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो कहाँ पे जा रही है, जो आपके यूट्रस में जाती है। तो यूट्रस में तो जब भी यहाँ पे ओवम मैच्योर फॉलिकल से ओवम रिलीज हुआ है और ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका स्पर्म्स
आता है, ठीक है। स्पर्म्स और ओवम के फ्यूजन से एक सिंगल सेल जाइगोट बन जाती है। तो जब ये इस फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है तो बेटा इसी में मल्टीपल चेंजेस होते हैं और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जो सिंगल सेल जाइगोट बनी है वो 2 सेल्स में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स के स्ट्रक्चर्स में बन जाता है और फाइनली ये आ जाता है यूट्रस में इन द फॉर्म्स ऑफ एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जाके किससे अटैच हो जाता है, यूट्रस वॉल से अटैच हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, यदि वहां पे स्पर्म आता है तो ओवम से फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज्ड जो एग है, जो फर्टाइल हो चुका है, वो क्या करेगा, वो फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ते चले जाएगा एंड द एम्ब्रियो अटैच टू द यूट्रस लाइनिंग, और इसी में आगे बढ़ते बढ़ते इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, और फाइनली ये यूट्रस में आके यूट्रस वॉल से अटैच हो जाएगा। इसी से हम कहते हैं कि अब यहां से क्या होता है, जैसे ही ये अटैच हो जाएगा तो वहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी प्रेगनेंसी बिगिंस, यहां से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, और यही ओवम कहाँ पे आ रहा है, यूट्रस में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो हार्मोनल लेवल डिक्रीज, जो हार्मोन्स का जो लेवल था वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कंपोजेस्ट्रॉन निकलेगा, तो थिकनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, जो यूट्रस की जो थिकनिंग थी वो नॉर्मल थिकनिंग रहेगी, इसकी थिकनिंग इंक्रीज नहीं होगी। जब प्रेगनेंसी होती है या फर्टिलाइज्ड एग आता है तो प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल पे निकल के क्या करता है, इसको थिक कर लेता है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है तो लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होगा और जो थिकनिंग है वो एक नॉर्मल थिकनिंग के फॉर्म में वहां बनी रहेगी। द यूट्रस लाइनिंग ब्रेक डाउन, और जो यहाँ पे जो यूट्रस लाइनिंग थी वो ब्रेक हो जाएंगी, और यूट्रस लाइनिंग ब्रेक होगी तो उसकी ब्लड वेसल्स भी ब्रेक हो जाएंगी और वहां से वो डैमेज जो टिश्यू है या ब्लड वेसल से जो फ्लो ब्लड था वो वहां से रिलीज होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा ये होती है हमारी कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमने फेजेस में डिवाइड करके उसको स्टेप बाय स्टेप हमने डिटेल में स्टडी किया है। बेटा बात कर लेते हैं मेनार्क एंड मेनोपॉज। यहाँ पे इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले देखेंगे मेनार्क के बारे में क्या कहा जा रहा है। मेनार्क का मतलब है फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मींस द फर्स्ट टाइम अक्यूरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को ही हम किस नाम से जानते हैं, मेनार्क के नाम से जानते हैं। और जब मेनार्क स्टार्ट हो जाता है तो इट्स मीन ये दिखाता है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है फीमेल्स में वो शुरू हो चुकी है, यानी फर्टिलिटी स्टार्ट हो जाती है इन द फीमेल्स विद द हेल्प ऑफ मेनार्क, ठीक है। और यूजुअली जो इसकी एज होती है वो गर्ल्स में 11 to 13 इयर्स में मानी जाती है, ठीक है। दूसरा चीज है बेटा मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं तो उस स्टेज को हम कहते हैं क्या, मेनोपॉज, ठीक है। और यहाँ पे ये मार्क करता है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है फीमेल्स की वो एंड हो चुकी है, वो अब फर्टाइल नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो एज मानी जाती है वो 45 to 50 इयर्स में मानी जाती है। तो मेनार्क हमारा क्लियर हो चुका है, मेनोपॉज क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ की इन ह्यूमन फीमेल्स। तो जो मेनार्क है और मेनोपॉज है इसके बीच का जो टाइम होता है बेटा, इसी को हम रिप्रोडक्टिव फेज या फर्टिलिटी पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल्स मानते हैं, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा, हमने जितनी भी इवेंट्स पढ़ी, लाइक हम मेन है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले जितनी भी इवेंट्स पढ़ी, लाइक गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स का ट्रांसफर होना, ठीक है, तो ये सब जो होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में काउंट होता है, जिसमें मेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स बना, फीमेल बॉडी के अंदर ओवम बना और फिर वो ट्रांसफर किया गया फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब हम अब पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन, किसका फ्यूजन, मेल गैमेट स्पर्म्स का फ्यूजन फीमेल गैमेट ओवम के साथ। या हम कह सकते हैं कि जब भी मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से तो वो क्या बनाता है, वो ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, दोनों हैप्लॉइड सेल मिलकर एक 2n मींस डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, जाइगोट। तो हम कह सकते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट के बनने के प्रोसेस है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है।
प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन द मेल इंसर्ट पेनिस इनटू द फीमेल वेजाइना। तो जब कॉपुलेशन का जो प्रोसेस है उसमें मेल क्या करता है, अपने पेनिस को इंसर्ट कर देता है इनटू द फीमेल वेजाइना, ठीक है। एंड देन सीमेन, जो एक येलोइश फ्लूइड था जिसमें नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक सीमेन जो एक फ्लूइड है वो कंटेन करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इज रिलीज्ड, यानी जो मेल जो होता है वो इस सीमेन को क्या कर देता है, फीमेल बॉडी में रिलीज कर देता है। अबाउट 10% स्पर्म्स रीच यूट्रस, सिर्फ उसमें से 10% ही जो स्पर्म्स होते हैं वो यूट्रस तक पहुंच पाते हैं। एंड स्पर्म्स मूव टूवर्ड द फैलोपियन ट्यूब्स, कुछ स्पर्म्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब तक भी पहुंच जाते हैं एंड वहीं पे जाके वो ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाते हैं एंड फर्टिलाइजेशन अकर इन द अपर पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और उन्हीं फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स उससे फ्यूज हो जाता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है कि द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम, यानी ओवम के न्यूक्लियस से स्पर्म्स के न्यूक्लियस को फ्यूज कर दिया जाता है और इसी वजह से एन और एन यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल ओवम एंड फ्यूज विद वन सेट ऑफ द मेल गैमेट क्रोमोसोम्स, वो बना लेता है आपका डिप्लॉइड सेल जाइगोट, जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं। मींस स्पर्म्स के अंदर जो n हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल ओवम के अंदर जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दोनों ऐड होके अब क्या बना लेंगे, 2n डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो पाता है।